News, views, voices of the global Indian community. India abroad. सबसे पहले तो मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा। 642 मिलियन लोगों ने वोट डाले, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। और दूसरा, सारी दुनिया ने देखा है कि भारत की जमहूरियत कामयाब है, मजबूत है। और जो भी पहले इलेक्शन के ऊपर बातें की जाती थी अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इलेक्शन इस तरह होगा, इलेक्ट्रिक मशीनें नहीं चलेंगी, ये होगा, तो मैं ये समझता हूं कि उन सबको उसका जवाब मिला है, पूरी दुनिया को जवाब मिला है। मैं बल्कि आज इतनी तारीफ कर रहा था कि भारत की जमहूरियत अमेरिका की जमहूरियत से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं ना उम्मीद था, मैं एज ए वकील, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमेशा जमहूरियत से मायूस होता था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, या दूसरी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जमहूरियत ख़त्म हो रही है। लेकिन भारत ने प्रूव किया है कि डेमोक्रेसी इज स्टिल स्ट्रांग, एंड द पीपल आर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी एंड दे रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। और आज बल्कि बिलखसूस मुझे एक और बात की खुशी है कि मोदी साहब ने जब हल्फ लिया है तो उन्होंने जाके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के को उठा के चूमा है उन्होंने। दैट वाज रिमार्केबल। सो आई एम ग्लैड कि इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लीडर्स दे रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिलखसूस चाइना और पाकिस्तान से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हैं कि मोदी साहब हार गए हैं, वहाँ ये हो गया है, वहाँ लेकिन मेरे ख्याल में देखें, आज मैं सारा पढ़ रहा था आपसे मिलने से पहले, तो मेरे ख्याल में देखें, मोदी साहब की थर्ड टर्म है जिसको 3.0 कहा जा रहा है। तो मोदी साहब 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे, अब फिर प्राइम मिनिस्टर है। देखने वाली बात तो ये है, उनकी पार्टी में पहले भी दूसरी पार्टियों के साथ उनका इत्तेहाद था, आज भी है। ये देखें, और बल्कि एक खास बात उनकी मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, आज उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए अलायंस की जरूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट को चलाने के लिए सेंसस की जरूरत होती है, सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो मेरे ख्याल में, मैं हमेशा ये कहता था कि भारत के अंदर मोदी साहब का आना बहुत जरूरी है। फ्यूचर ऑफ इंडिया उस रीजन के लिए जरूरी है, ताकि मोदी साहब आए, उस रीजन में स्टेबिलिटी मौजूद रहे, बजाय कि वहां पे मुख्तलिफ पार्टियां आके कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करें, अपनी डिफरेंट किस्म की बोलियां बोलें, ताकि कोई भी चीज़ आगे मूव फॉरवर्ड ना हो सके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब इज अ गारंटी ऑफ इंडिया स्टेबिलिटी इन द रीजन। और मैं इस समझता हूँ कि मोदी साहब भी एज ए पाकिस्तान के हवाले से वाहिद एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपना बहुत सारा कैपिटल रिस्क, कैपिटल, पोलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा के पाकिस्तान आए। और आज वही लोग पाकिस्तान में भी हुकूमत में हैं जो मोदी साहब को की रिस्पेक्ट करते थे, मोदी साहब जिनके घर गए थे। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से एक उम्मीद है कि मोदी साहब शायद अपनी इस टर्म के अंदर पाकिस्तान से रिलेशनशिप या ट्रेड के हवाले से कुछ चीज़ें मूव फॉरवर्ड करें। तो देयर आर सम पीपल इन पाकिस्तान, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर पाकिस्तान एज वेल। जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ही इज़ एंटी इस्लाम, ही इज़ एंटी पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, ट्रेड बेहतर होगा। मेरे ख्याल में उस पूरे रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो ट्रैक मोदी साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किए थे, जो जिस ट्रैक के ऊपर इस वक्त 6.9% ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है भारत की, मेरे ख्याल में वो मोमेंटम कायम रहेगा। भारत मजीद तरक्की करेगा उस रीजन के अंदर। रिलेशनशिप नेपाल के साथ, मालदीव के साथ, मालदीव के जो भारत जा रहे हैं इनाग्रेशन पे, तो मेरे ख्याल में उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, इज गुड फॉर द रीजन। देखिए, मैंने इस पे रिसर्च की थी। एक तो अभी तक उन्होंने मुबारकबाद का मैसेज ही नहीं किया, जो कि मैं उससे आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। और जाहिर है वो मुबारकबाद देते तो फिर दूसरी तरफ से भी कोई आगे जवाब उसका आता। लेकिन मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में घिरा है। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इकनॉमिकल इशूज़ हैं उनके, IMF के साथ डील है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए थे, शायद वो उन्होंने इस तरह जवाब नहीं दिया कि शायद कहीं चाइना ना नाराज़ हो जाए। तो मुख्तलिफ फैक्टर हैं इस वक्त जो पाकिस्तान इज़ फेसिंग। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर उसकी इकानमी बेहतर होती है तो फिर वो अपने रिलेशनशिप या फॉरेन पॉलिसी को भी बैलेंस करने की पोजीशन में होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दबाव हैं और वो उनको फेस कर रहे हैं। देखिए, इस चाइना, आपने देखा है चाइना के डिफरेंसेस हैं काफ़ी भारत के साथ। वो आपने देखा है लद्दाख में और दूसरी जगहों पे दे आर आई टू आई, आर्मी दोनों साइडों पे खड़ी है। लेकिन खूबसूरती इस बात की है कि दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं।
पाकिस्तान की पोजीशन अगर देखी जाए तो वो आज से नहीं है, हमेशा दूसरे मुल्कों की प्रॉक्सी रहा है। पहले अमेरिका की प्रॉक्सी रहा अफगानिस्तान में, अब वो चाइना की प्रॉक्सी बनता है भारत के खिलाफ, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अगर मैं हमेशा इस बात में कहता हूं कि अगर हम डिवीजन को, पाकिस्तान भारत की डिवीजन को नहीं रोक पाए, हमें चाहिए कोशिश करें, और रीयूनिफिकेशन भी मुश्किल है, लेकिन हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी था, वियतनाम दो मुल्क थे, अगर वो हो सकते हैं, अगर और कई चीज़ें हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में अगर कोशिश की जाए तो दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा। और आहिस्ता आहिस्ता, आज से 10 साल पहले सोचा जाए तो यहाँ तक भी नहीं सोचा जाता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस चीज़ पे बिलीव करती है कि भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, पीपल टू पीपल प्यार। मैंने दोनों मुल्कों में जाके देखा है, भारत में मैंने 4 दफ़ा गया हूँ, मुझे बिल्कुल वहाँ पे किसी अजनबियत का मुझे सामना नहीं हुआ, किसी नफ़रत का सामना नहीं हुआ। और दूसरा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत मुसलमानों और हिंदुओं का जो इश्यूज़ हैं वो आज के नहीं हैं। जब फॉरेन इन्वेडर आते रहे यूनाइटेड इंडिया के अंदर, जिस तरीके से वो एक लंबे पीरियड के लिए रूल करते रहे, एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ऑप्रेस करती रही है, तो इतनी नफरतें अल्टीमेटली अंडरस्टैंडेबल। उन पे काम होना चाहिए कि वी आर इन 21st सेंचुरी नाउ, वी आर डीलिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बैक इन द पास्ट। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे लीडर आएंगे जो कि दोनों मुल्कों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, फासले कम करने की कोशिश करेंगे, ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर इकानमी ठीक होगी तो हालात बेहतर होंगे। देखें, सबसे पहले तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज़ वेरी सीजनड एंड वेरी एक्सपीरियंस लीडर। उन्होंने ब्रिक्स को डील किया, फिर उसके बाद G20 में मुसलसल रहे वो, शंघाई समिट के अंदर भी, और भारत ने मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर अपनी लीडरशिप को मनवाया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत is interested in becoming a permanent member at the Security Council. It's a big position. तो अगर ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब अगर देखा जाए इज़ अ बेस्ट स्टेट्समैन, इज़ अ बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया कैन हैव, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस रीजन के अंदर अगर भारत रीजन को लीड करेगा, पूरी दुनिया को लीड करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पड़ोस में भी उनके रिलेशनशिप बेहतर हों। अगर पड़ोस में हालात ख़राब होंगे तो उसकी हीट भारत में भी आएगी। तो ख़ासकर उसका जो मैं हल देखता हूँ कि कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए, तो मैं हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेड खोला जाए। जब ट्रेड होगा, प्रोडक्ट्स जाएंगी, कल्चर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा, तो दूसरे मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ट्रेड खोला जाए दोनों मुल्कों में, और जो चीज़ें इस वक्त भारत से दुबई जाकर पाकिस्तान जाती हैं, वो अगर बॉर्डर से आ जाएं तो वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, इन्फ्लेशन के लिए, और भारत के लिए, भारत की इकानमी के लिए बेहतर होगा। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत होंगे, और मैं समझता हूँ कि दूसरे मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, क्योंकि ये मसाइल आज के नहीं हैं, ये कई सौ साल के मसाइल हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि फॉरेन इन्वेडर यहाँ पे आते रहे हैं, और जिस तरह का जुल्म सितम इस एरिए में वो करते रहे हैं, उसकी एक गंभीर तारीख मौजूद है। जो भी चीज़ें होंगी आहिस्ता आहिस्ता होंगी। मैं समझता हूँ जो बंटवारे तक हम पहुँचे थे 1875 से 1947 तक, ये कई साल लगे थे। तो मेरे ख्याल में अमन को, पीस को इकट्ठा होने को भी कई साल चाहिए, लेकिन अच्छी लीडरशिप ज़रूरी है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मोदी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द रीजन। पाकिस्तान में हालात अभी देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मुसलसल इंटरप्ट होता रहा है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमतें आती रही हैं। जितना आज भारत पोलिटिकली मेच्योर है, पाकिस्तान पोलिटिकली इतना मेच्योर नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। तो वी आर इन अ प्रोसेस, पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग, पाकिस्तान हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर अमन और दहशत गर्दी के इशूज़ हैं। अभी तक तो उन्हीं को डील करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन देखें, पाकिस्तान, एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप है। पाकिस्तान को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को लीड कर सके, पाकिस्तान को अच्छी डायरेक्शन पर ले जा सके, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सके। अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान के ना सिर्फ भारत से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो हमें एक ऐसा लीडर पाकिस्तान के अंदर चाहिए जो पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करे, पाकिस्तान ट्रेड शुरू करे। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्मगलिंग को प्रमोट कर रहा है, ट्रेड को प्रमोट नहीं करता। तो हमें ऐसे लीडर चाहिए जो पाकिस्तान के नेशनल
इंटरेस्ट वाले फैसले करें। और मैं आई वांट टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद रखना चाहता हूं मैं कि पाकिस्तान भी जो है वो अच्छी लीडरशिप उसको मिले और पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें, ट्रेड को प्रमोट करें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, तालीम को प्रमोट करें। तालीम मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी फंडामेंटल इशू इन डेवलपिंग कंट्रीज, और पाकिस्तान में तालीम के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, पाकिस्तान हैज़ नो लीडर हु हैज़ डेल्ट विद इट, या पाकिस्तान को एक कंप्रीहेंसिव प्लान दे सकता हो। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर राइट नाउ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जमहूरी पार्टियां हैं उनके अंदर ही जमहूरी अमल नहीं होता, उनके अंदर ही फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज हैं, वो अपने बच्चों को वो सियासत में ले आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी तक पाकिस्तान सियासी तौर पर इतना मेच्योर नहीं है जितना भारत मेच्योर है। यही है हमारे मसाइल की फाउंडेशन भी यही है कि बाहर से आते हैं, लंदन से आते हैं, ऑपरेट करके वापस लंदन चले जाते हैं। हमें चाहिए कि लोकल लीडर मिले जो पाकिस्तान के बच्चों के मसाइल, तालीम पे जोर दे, एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे और नेशनलिस्ट इंटरेस्ट बेस्ड फैसले करें। मैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21st सेंचुरी है इस वक्त। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के बच्चे पढ़ें, कंप्यूटर पे तवज्जो दें, मैथ और साइंस पे तवज्जो दें, पड़ोसियों से अच्छे रिलेशनशिप रखें, दूसरे मज़ाहब और दूसरे कल्चर की इज्जत करना सीखें और फ्यूचर की तरफ तवज्जो दें बजाय कि पीछे की तरफ देखें। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन जो है वो काफ़ी है। इस पे देखें, मेरे नज़र में रिलीजन इज़ योर पर्सनल मैटर, उसको आपको ये कोई हक नहीं होता कि किसी दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करें या किसी के बारे में आप बुरी राय रखें। तो मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लीडरशिप आए जो पाकिस्तान को असली मसाइल का उसको डील करे और रिलीजन को प्रमोट कम करे, क्योंकि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता है, उसका नथिंग टू डू विद द सियासत। और आपको एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, बच्चों को साइंस और मैथ की ज़रूरत है। और मैं पाकिस्तान को एक पुरअमन और कंपैरेटिव कंट्री देखना चाहता हूँ वर्सेस के जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, रेडिकलाइजेशन के मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज आर द फंडामेंटल इश्यूज। देखें, इस पे आज बहुत बातें हुई हैं क्रिकेट पे, मैं खुद बड़ा नाउमीद हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये जिस तरीके से, अगर मैं इस पे एग्जैजुरेट नहीं करना चाहता, जिस तरह पाकिस्तान आज ऑपरेट हो रहा है उसी तरीके से उसकी टीम भी ऑपरेट हो रही है। कई बच्चों को मैंने देखा है, प्लेयर्स को, जो कि फिजिकली अनफिट थे, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं। बल्कि मैंने आज ट्वीट किया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल सेंडिंग दिस टीम हियर टू यूएस। ये सोच के क्यों नहीं खिलाड़ी पिक किए गए कि इन्होंने जाके एक नेशनल एम्बेरसमेंट का बायस बनना है। आज हर पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ दे आर एम्बेरस्ड। इन सब का बहुत बड़ा, मनमोहन सिंह, मोदी साहब की टीम ज़बरदस्त। आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गांधी। मैं भूल नहीं सकता कि गांधी साहब आफ्टर द पार्टीशन केम टू पाकिस्तान, बल्कि वो कहते थे कि आई वांट टू लिव इन पाकिस्तान। तो गांधी साहब जैसे लीडर मैं समझता हूँ सदियों में कम पैदा होते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की जो विजन है 2047 की, मैं समझता हूँ कि आई एग्री विद इट। उसमें ना सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की भी प्रेडिक्शन है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि जो स्पीड है भारत की। बल्कि मैं हमेशा यही कहता था कि मोदी साहब का आना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ये मोमेंटम कायम रहे। और लेकिन एक ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि अगर 2047 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री होगा तो पाकिस्तान भी भारत के साथ ग्रो करेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों मुमालिक इकट्ठे ग्रो करें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भारत अगर रीजन को लीड करना चाहता है, अगर दुनिया को लीड करना चाहता है, तो कैसे पॉसिबल है कि अपने पड़ोसी को छोड़ जाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे कि ऐसे होगा, पाकिस्तान भारत के साथ तरक्की करेगा, हमारे रिलेशनशिप बेहतर होंगे, लोग लाहौर भी जाएंगे, लाहौर से लोग अमृतसर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लोग दिल्ली से इस्लामाबाद जाएंगे। तो दोनों कंट्रीज ऐसे ही आगे मूव करेंगे जिस तरह ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी और वियतनाम आज मूव कर रहा है। द होल रीजन विल ग्रो। और बल्कि मैं आज कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, आप देखेंगे उस रीजन में ना सिर्फ भारत तरक्की करेगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा, नेपाल, बर्मा साथ तरक्की करेगा। जो एक यूनाइटेड इंडिया था, कभी यूनाइटेड भारत जो था, ये सारा तरक्की करेगा और भारत उनको लीड करेगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट्स व्हाट आई सी द फ्यूचर।